हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अपने लास्ट क्लास में हमने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर बेस्ड करके न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन किया था। ओके, और अपने आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंडक्टेंस। तो ये जो कंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसके कंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं? ये हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, जैसे मोल्टेन स्टेट में या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, ठीक है, या फिर जो हमारा मेटल कंडक्टर है, मेटल्स वगैरह रहते हैं, उसका भी कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये कंडक्टिविटी क्या चीज है? कंडक्टिविटी है, इट इज द ईज विथ विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू ए सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो लिख लेते हैं। इट इज द ईज विथ विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू a substance or electrolytes। ठीक है, जिस इजीनेस से इजनेस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसी को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, तो मैथमेटिकली कंडक्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस भी हम पढ़ेंगे आगे। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो फ्लो ऑफ करंट को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जो अपोज करता है वो होता है हमारा रेजिस्टेंस। और कंडक्टेंस, जिस ईच से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो होता है कंडक्टेंस। ठीक है, इसका मतलब कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जो है वो ऑपोजिट है। ओके, इसलिए कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे C से, दैट इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे R से, C इक्वल टू 1 बाय R। ओके, नेक्स्ट यूनिट क्या है? कंडक्टेंस का यूनिट क्या है? कंडक्टेंस का यूनिट है ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स, और ओम का सिंबल होता है ऐसे, ओम इनवर्स, और ये ओम को हम उसको सिर्फ उल्टा करके लिख देते हैं मो। ओके, और भी एक यूनिट होता है साइमंस, SI साइमंस, जिसको S से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो कंडक्टेंस के यूनिट को हम ऐसे 4 टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आए समझ में? चलो लिख लो इसको। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि जो कंडक्टेंस है वो कहाँ पे होता है। जैसे हमने पहले बताया हुआ है, मेटल के केस में भी होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में भी होता है। तो अभी हम डिफरेंस देखेंगे कि मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट लेते हैं हम यहाँ पे मेटालिक कंडक्टेंस, सेकेंड में लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ओके, सबसे पहला चीज देखेंगे कि यहाँ पे कौन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो मेटालिक कंडक्टेंस होता है, मेटालिक कंडक्टर में, तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए? वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेंस। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में, ये हमें पता है, हम पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन रहता है या फिर मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं, उसमें जो आयंस है वो दे आर फ्री टू मूव। ठीक है, तो क्योंकि वो फ्री टू मूव है तो वही हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
ions are responsible for conductance. ओके, नेक्स्ट है हमारा जो मेटालिक कंडक्टेंस। मेटल्स के केस में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, ठीक है, नो केमिकल चेंज ऑकर्स। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होता है, यहाँ पे तो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट टूटता है, आयन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑकर्स। ओके, नेक्स्ट है इन केस ऑफ मेटल क्या होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉन जो है वही क्या करते हैं, मूव करते हैं। नो ट्रांसफर ऑफ मास ऑकर्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे मास का ट्रांसफर होता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मास ऑकर्स हो गया। नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि जो मेटल के केस में जो रेजिस्टेंस आता है, मतलब जिस चीज से हमारा करंट और इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करता है उसको जो अपोज करता है वो कौन अपोज करता है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड मेटल एटम्स, ठीक है। सॉलिड के केस में क्या होता है, मेटल एटम जो है वो फिक्स्ड रहता है, हम पढ़े हुए हैं सॉलिड स्टेट में, ओके। तो अगर कहीं से फ्री इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो जब मूव करेगा तो उसके पाथ में, उसके रास्ते में कौन आएगा, पहले से जो एटम से जो फिक्स पोजीशन में है वही उसका जो पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस comes due to presence of fixed metal atoms, ओके। और अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखेंगे तो वहां पे जो रेजिस्टेंस है वो बहुत सारे चीजों के वजह से आता है, ठीक है। resistance is due to एक है solvent solute इंटरेक्शन। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रोलाइट लेके उसको वाटर में डिसॉल्व करके एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो अभी सोल्यूशन में क्या है, अभी सोल्यूशन में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था उसके आयन से प्लस जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है हमारा, जो इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्वेंट जो कि वाटर है, जब वो आयंस मूव करेंगे तो क्या होगा उस केस में, ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में कुछ इंटरेक्शन रहेगा, ठीक है। इसके वजह से जो रेजिस्टेंस है वो हमारा डेवलप होता है, ओके। नेक्स्ट है सॉल्यूट इंटरेक्शंस। सॉल्यूट के पार्टिकल्स रहते हैं, वो सोल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स रहते हैं, जब मूव करना होता है उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में वो सॉल्यूट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में भी कुछ इंटरेक्शंस रहते हैं, ओके। नेक्स्ट और चीज रहता है फोर्स ऑफ attraction between the ions, और हम इसको बोल सकते हैं इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलाइट है, अब उसको केमिकली उसका डिकम्पोजिशन होना है, इससे क्या होता है, इससे दो टाइप ऑफ आयन निकलता है, एक है पॉजिटिव आयन, दूसरा होता है नेगेटिव आयन,
ओके। तो ये जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहता है ना। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके वजह से उसका जो मूवमेंट होना चाहिए, अगर सिर्फ Na+ रहता तो वो इजीली मूव करता, या Cl- से वो इजीली मूव करता। लेकिन अगर Na+ और Cl- दोनों प्रेजेंट है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, ठीक है। इससे जो उनका मूवमेंट जो है वो क्या होगा, वो अफेक्टेड होगा, ओके। तो ये है हमारा पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स। आया समझ में क्या क्या पॉइंट्स है, लिख लो इससे। हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे मेटालिक कंडक्टेंस में और एक चीज है कि जो रेजिस्टेंस आता है, वो रेजिस्टेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के केस में इसका ऑपोजिट होता है। रेजिस्टेंस is inversely proportional to temperature. जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस जो है वो उतना ही कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एक रैंडमनेस बढ़ता है, जिससे जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है। और इस केस में क्या होता है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उस केस में आयन का जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। क्योंकि आयन का मोबिलिटी इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कम हो जाता है, ठीक है। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट रेजिस्टेंस। हेडिंग लगा लो, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन to flow of current, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे होता है क्या, हमने कंडक्टेंस पढ़ा हुआ है, जिस इजीनेस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है वो होता है हमारा कंडक्टेंस। लेकिन अगर वो इजीनेस को कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसके पाथ में कोई आ रहा है, उसके कंडक्टेंस के स्पीड को कोई अपोज कर रहा है, ठीक है, या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अगर हम सॉलिड जैसे मेटल कंडक्टर लिए हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले, ठीक है, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिए हैं, सेल लिए हैं, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है वही हमारा एल है, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम कंडक्टर क्या मेटल ले रहे हैं तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे से ले रहे हैं तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को R लिखेंगे, R प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या होगा, L होगा, और यहाँ पे एरिया को A लिखेंगे तो ये क्या होगा 1/A। अगर ये दोनों को हमने कंबाइन कर दिया देन R इज प्रोपोर्शनल टू L/L, ठीक है। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वलिटी साइन लाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं।
तो यहाँ पे R इक्वल टू क्या होगा, रो L बाय A। रो जो है वो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लेकिन जैसे हमें पता है हर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का एक पर्टिकुलर नाम रहता है, एक स्पेसिफिक नाम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे रो को हम क्या कहेंगे, वेयर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और उसका दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी, ठीक है। ऐसे समझ में हम लोगों को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट, सपोज L जो है वो है 1 सेंटीमीटर, मतलब अगर हम मेटल ले रहे हैं, मेटल कंडक्टर, तो वहां उसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, मीटर भी ले सकते हो, वैल्यू 1 लेने से हमें अभी मतलब है, ओके। नेक्स्ट, और अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक क्या ये सेल ले रहे हैं, तो उस केस में उसके बीच में दो इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस होता रहना चाहिए, ठीक है। तो इफ L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो A है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, इन दैट केस क्या होगा, देन R इक्वल टू रो। L 1 हो गया, A भी 1 हो गया, तो R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू रो होगा, ठीक है। R क्या है, रेजिस्टेंस, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस, ओके, which is 1 centimeter long and having area of cross section of 1 centimeter square, ठीक है। समझ में आया। अगर हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की जगह चाहेंगे तो 1 मीटर ले सकते हैं, लेकिन उस केस में एरिया को हम क्या लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी is the resistance offered by a substance of 1 centimeter length and area and having 1 centimeter square area of cross section, ओके। आया समझ में, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये 1 सेंटीमीटर लेंथ रहा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहा, तो उस केस में क्या होगा, जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो सब्सटेंस, उसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। यहाँ पे और एक चीज भी हम बोल सकते हैं, देखो अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक क्यूब है, एक यूनिट क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यहाँ तक सेम रहेगा, offered by a unit cube, ठीक है। ऐसे समझ में क्या हो रहा है। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट इसका यूनिट फाइंड आउट करना है, ठीक है। यूनिट क्या है, R इक्वल टू रो L बाय A है, R इक्वल टू रो L बाय A। इट इम्प्लाइज रो क्या होगा, आर ए बाय एल, ओके। आर ए बाय एल, आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओम होता है, ठीक है, और ये जो है वो ओम का सिंबल है, तो ये हो गया ओम। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आर की जगह हम क्या लिखेंगे, ओम लिखेंगे। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर बाय लेंथ सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या आएगा, ओम
सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, और ओम मीटर भी हो सकता है। ठीक है, आया समझ में क्या है रेजिस्टेंस, क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलो लिख लो इसको। हो गया, मिटाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक दूसरा नाम होता है रेजिस्टिविटी, वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस का भी दूसरा नाम होता है, वो होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है, तो उसी तरह स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ओके, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये है कप्पा। इसको क्या बोलते हैं? कप्पा। सो कप्पा इक्वल टू वो क्या होगा? 1 बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? रो होता है। सो कप्पा इक्वल टू 1 बाय रो। ठीक है, नेक्स्ट रो जो है वो क्या है? हमने निकाला कि R का वैल्यू जो है R इक्वल टू रो L बाय A। इट इम्प्लाइज रो इक्वल टू क्या होगा? रो इक्वल टू R A बाय L होगा। ओके, सो कप्पा इक्वल टू R A बाय L, ये उसका फॉर्मूला है। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट इसका अगर हम क्या करेंगे, इसका हम यूनिट निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे हम? सॉरी, कप्पा इक्वल टू 1 बाय रो है ना, 1 बाय R इंटू ये भी उल्टा हो जाएगा L बाय A। ठीक है, तो ये है हमारा कप्पा का फॉर्मूला। नेक्स्ट 1 बाय R, 1 बाय रेजिस्टेंस। 1 बाय रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। हम पढ़े हुए हैं कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जो है वो ऑपोजिट है। सो 1 बाय R इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू L बाय A। L है लेंथ, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। L बाय A के लिए एक स्पेशल टर्म यूज होता है जिसका नाम है सेल कांस्टेंट। ठीक है, आज समझ में क्या नाम है? सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट को हम ऐसे G स्टार करके शो करते हैं। ठीक है, तो कप्पा क्या हुआ? ये हुआ हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये इसका फॉर्मूला है। इसको हम आगे जाके न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ओके, तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा? कप्पा इक्वल टू सी इंटू जी स्टार। हो गया। नेक्स्ट है ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसका यूनिट क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट है। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम इनवर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओम इनवर्स। सेल कांस्टेंट क्या है? L बाय A। L मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर ले सकते हैं, A एरिया है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या रहेगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर हम मीटर में लेना चाहें तो लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और अगर सिंबल में ओम को लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको क्या लिखेंगे इस सिंबल में? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो आया समझ में? चलो इसको लिख लो।
मिटाते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सेल कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू अगर 1 आ गया, मतलब इफ ए जो है that is equal to 1 सेंटीमीटर, ए जो है that is equal to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस केस में अगर मतलब ये सेल कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो गया, उस केस में स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको एक डेफिनेशन की तरह लिख सकते हैं क्या, कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस of a cell when cell having 1 centimeter square area of cross section and when electrodes are separated by 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका वैल्यू 1 होगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर पे लिख सकते हैं, और सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर जो है वहां पे 1 मीटर पे लिख सकते हैं, ओके। अभी देखो, अगर हम यहाँ पे सेल के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ है 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब वो जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना रहेगा, उसका वॉल्यूम बन जाएगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ ए सेल, यहां तक सेम रहेगा, सेल having 1 centimeter cube or 1 cc of electrolytic solution, ओके। तो ये इसका अनदर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है। आए समझ में, लिख लो इसको। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। इसको ऐसे लैम्बडा ई क्यूब डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। देखो, ये सोच रखो, ये तो लैम्बडा है, ये कैसे लैम्बडा बन गया, ये भी लैम्बडा होता है, जैसे मान सकते हो कि कैपिटल फॉर्म का होता है, ये स्मॉल फॉर्म का होता है, ओके। मतलब अगर हम लिख रहे हैं NaCl के बारे में, लैम्बडा ऑफ NaCl लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब लिखेंगे Na प्लस या Cl माइनस के बारे में, उस टाइम में हम लिखेंगे लैम्बडा Na प्लस लैम्बडा Cl माइनस। पढ़ेंगे इसको आगे, कोलरस लॉ में इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द कंडक्टेंस offered by all the ions present in a solution containing 1 gram equivalent of an electrolyte, ठीक है। इसका मतलब क्या है,
अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है, पढ़े हुए हैं ये वाला भी। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं और उसका सोल्यूशन बना रहे हैं, तो वो सोल्यूशन में जितना भी आयंस प्रेजेंट रहेंगे, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, ठीक है, मतलब कैटायन और एनायन जितना भी प्रेजेंट रहेंगे, और टोटल सबके वजह से, ठीक है, जो कंडक्टेंस मिलेगा उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, लैम्बडा ई क्यू that is equal to C into V, okay, that is equal to कप्पा into V, ठीक है। कप्पा क्या होता है? कप्पा हो गया हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा पता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और V क्या होता है? V होता है वॉल्यूम इन सीसी containing 1 gram equivalent of an electrolyte, ओके। अब वॉल्यूम को सीसी में लेंगे, कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ये है हमारा फॉर्मूला, लैम्बडा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू वी, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है लैम्बडा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय n, ओके। n क्या होता है? n इज नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट यूनिट, लैम्बडा इक्विवेलेंट का यूनिट क्या है? कप्पा, कप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो क्या था? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स था, ठीक है, इनटू नॉर्मलिटी जो है, तो आंसर नहीं रहेगा, और नॉर्मलिटी जो है वो क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब अभी ये यूनिट वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो अभी वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा। तो वॉल्यूम जो है वो क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अगर हम इसको फाइनली लिखेंगे, ये बनेगा हमारा ओम इनवर्स, ये सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर क्या क्यूब है, क्या बनेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे है ग्राम इक्विवेलेंट, ओके, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ओके। ये है हमारा लैम्बडा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, सॉरी लैम्बडा इक्विवेलेंट का यूनिट, ओके। आया समझ में क्या हो रहा है? चलो लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मोलर कंडक्टेंस, ओके। मोलर कंडक्टेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद लैम्बडा m। ये क्या होता है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसे मोलर क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में था, वैसे मोलर कंडक्टेंस में भी है, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या था? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में था कि जो कंडक्टेंस हमें मिल रहा है फ्रॉम ऑल द आयंस, जिस कौन से सोल्यूशन में? जो सोल्यूशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस को वहां पे डिसॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे देखो ये 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको डिसॉल्व होना है, ओके। तो बाकी सारा चीज सेम रहेगा, सिर्फ जो अमाउंट है उसी में ही चेंजेस आया हुआ है। तो अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो
मोलर कंडक्टेंस से लैम्बडा m दैट इज इक्वल टू वही कप्पा जो पहले था वही रहेगा, कप्पा इंटू v। ठीक है, तो यहाँ पे तो कप्पा जो वहां पे था वही है। v क्या है? v है वॉल्यूम इन cc containing 1 mole of an electrolyte। ओके, वॉल्यूम इन cc containing 1 mole of an electrolyte। तो जैसे हम यहाँ पे लैम्बडा, वहां पे लैम्बडा इक्विवेलेंट को क्या लिखते थे? कप्पा इंटू 1000 बाय n लिखते थे, जिसमें n जो था वो था हमारा नॉर्मलिटी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लैम्बडा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय n। तो m क्या होगा पता चल रहा है? m इक्वल टू मोलारिटी, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर ले रहे हैं 1 मोल, सो मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, आया समझ में क्या हो रहा है? नेक्स्ट है उसका यूनिट। यूनिट क्या है? लैम्बडा m का कप्पा। कप्पा क्या है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, मोलारिटी वो क्या है? नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन क्या इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम। ठीक है, पर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। वॉल्यूम कैसे होता है? सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ओके, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये है हमारा लैम्बडा m का यूनिट। आया समझ में? नेक्स्ट यहाँ पे हम अच्छा पहले इसको लिख लो फिर नेक्स्ट बोलते हैं। हो गया? देखो, लैम्बडा इक्विवेलेंट जो है वो क्या है? कप्पा इंटू 1000 बाय n, मतलब नॉर्मलिटी। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो कप्पा इंटू 1000 बाय m इंटू n कर सकते हैं। ठीक है, n क्या है? n है हमारा नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो पढ़े हुए हैं, m ये भी पढ़े हुए हैं, ये है हमारा मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और n जो है वो है वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो हमें पता है मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में 11th में पढ़े हुए हो, और वो सोल्यूशन चैप्टर का जो कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन था उसमें भी हमने पढ़ा हुआ है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंस फैक्टर। ओके, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि लैम्बडा इक्विवेलेंट इक्वल टू ये जो पोर्शन है हमारा, ये क्या है? कप्पा इंटू 1000 बाय n, ये क्या है? ये है हमारा मोलर कंडक्टेंस लैम्बडा m डिवाइडेड बाय n, वैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट चीज होता है क्या? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर। ओके, आज समझ में? तो ये सारा फॉर्मूला जो है हम वो यूज करेंगे न्यूमेरिकल करने में। ठीक है, लिख लो। हो गया? तो अपना आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हमने कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, ये सब के बारे में पढ़ लिया, और काफी सारे फॉर्मूला को भी हमने जाना। ओके, ये सारे फॉर्मूला को यूज करके हम नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे? इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास ये सब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।